नमस्ते दोस्तों, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है। और अब बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेलगार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कंप्लेन रिलेटिंग लॉस डैमेज एनी रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वेयर अ क्लेम मेड कंपनसेशन। 81 नंबर का क्लॉज से क्वेश्चन पूछा है पोस्ट ऑफिस गाइड 1 का। नए पी रूल्स में इसका टाइम लिमिट बदल चुका है, लेकिन हम गाइड के अनुसार भी याद करेंगे और नया भी मैं आपको बता दूंगा। नया रूल सबसे पहले बता देता हूं कि भाई अब 15 दिनों के पश्चात, वस्तु जब से आपने पोस्ट किया है 15 दिनों के पश्चात और 60 दिनों के भीतर आपको घरेलू डाक वस्तु, घरेलू पंजीकृत इंश्योर्ड आर्टिकल के बारे में शिकायत दर्ज करवानी है। ठीक है। इसके अलावा यदि कोई नुकसान हो गया है, यदि डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में 2 दिन के भीतर जो है आपको इससे संबंधित शिकायत जो है दर्ज करवानी है। तो मैं आपको बता रहा था कि घरेलू कोई पंजीकृत आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल है, एज पर गाइड बात करेंगे तो ये लिमिट जो है 3 महीने का है। मैंने आपको अपील रूल्स के अनुसार भी दोनों चीजें बता दी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है डाक से संबंधित दूसरी प्रकार की शिकायतें। एज पर गाइड 81 नंबर का क्लॉज के अनुसार आपको बताना है कि भाई 12 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। हमने अभी बात किया रजिस्टर्ड इंश्योर्ड के बारे में। दूसरी प्रकार की शिकायतें जो है वो आपको कितने महीने के भीतर करनी पड़ती है, तो ये भी हमें क्लॉज नंबर 81 में बताया है और ये टाइम लिमिट है 6 माह का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनी ऑर्डर से संबंधित शिकायत को प्राथमिकता देने की समय सीमा क्या है, और ये हम कवर करेंगे क्लॉज नंबर 81 डाकघर गाइड भाग 1 के अनुसार। डाकघर गाइड भाग 1 के अनुसार मनी ऑर्डर से संबंधित शिकायत को प्राथमिकता देने की टाइम लिमिट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे 12 month from date of issue, 1 month from date of issue, 6 month from date of issue, 3 month from date of issue. Which one is correct answer guys? तो आंसर जो सही हो जाएगा, जारी होने की तारीख से 12 महीने के भीतर मनी ऑर्डर से संबंधित शिकायत को दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 284 है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल नॉट एक्सेप्टेड रिलेटिंग टू कंप्लेंट। अनपेड हो गया, इनसफिशिएंटली प्रीपेड हो गया, बोथ ए एंड बी हो गया, ऑल विल बी एक्सेप्टेड। कि भाई किस प्रकार के शिकायत स्वीकार नहीं किए जाएंगे या किस प्रकार का शिकायत से संबंधित संचार जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता। जैसे अनपेड है, जैसे इनसफिशिएंटली पेड है, या दोनों कंडीशन में, या फिर सभी प्रकार की शिकायत स्वीकार किए जाते हैं। तो शिकायत कर रहे हैं तो अनपेड और इनसफिशिएंटली प्रीपेड शिकायत नहीं एक्सेप्टेबल होंगे। हमने गाइड 1 में इस चीज को देख रखा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 285। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट जो है थोड़ी सख्त कदम उठाएगा और पोस्ट ऑफिस गाइड 1 का जो बहुत सारा मटेरियल उसको अपडेट करके नया सिलेबस जो है जोड़ेगा। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये दिखाई दे। ऐसी कोई अभी जानकारी और ऐसा कोई भी संभावना जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपनी तरफ से नहीं दिया है। तो जब तक हमारे सिलेबस में गाइड 1 रहेगा, हमें गाइड 1 पढ़ना है और थोड़ा बहुत जो अवेयरनेस के हिसाब से अपडेट है उसको भी ध्यान देना है। मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया पोस्ट ऑफिस exempted by law all responsibility in the case of loss, misdelivery, delay of register article, course transmission by post, wrong payment, inland money order, insured letter, insured parcel। कि भाई डाकघर इन जिम्मेदारियों से मुक्त है, उसकी कोई भी जवाबदारी नहीं है। जैसे मिस डिलीवरी, लॉस, डिले, डाक द्वारा प्रसारण के दौरान पंजीकृत डाक वस्तु की हानि, गलत डिलीवरी या देरी के लिए जो है डाकघर किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कंप्लेन एंड सजेशन बुक इज मेंटेन, एचओ, एसओ, बीओ, ऑल ऑफ द अबव। काफी लोग सवाल करते हैं सर हम क्या केवल एमसीक्यू लगा के चले जाएं एग्जाम में। भाई वो समय चला गया। एमसीक्यू लगा के जाओगे, वैकेंसी बहुत सारा आएगा। 2022 और 2021 का जो स्थिति था कि जितना फॉर्म डालता था उतनी वैकेंसी आ जाती थी, तो वो समय चला गया। अब आपको डीप में थ्योरी अध्ययन करना है, उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना है और कम से कम 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैथ भी लगाना है और जीके भी लगाना है। कंपटीशन बढ़ चुका है, जितना लेट करेंगे उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
HO, SO, BO लाल कलर की किताब रहती है, उसे हमने कंप्लेन एंड सजेशन बुक बोला। ये सभी डाकघर में रहती है, मतलब SO, इसके अलावा HO और BO में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्लॉज है, काफी महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन ऑर्डिनरी डील विद इन द सेम मैनर एज अनक्लेम रिफ्यूज इंटीमेशन इज सेंट एंड डिलीवरी इज मेड एट पोस्ट ऑफिस विंडो, नन ऑफ दीज। आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन, कोई भी आर्टिकल जो मृतक व्यक्ति को संबोधित है, इसको हम किस प्रकार से डील करते हैं। तो भाई जैसे हम अनक्लेम आर्टिकल को डील करते हैं, उसी प्रकार से किसी मृतक व्यक्ति को संबोधित आर्टिकल डील किया जाता है। अगला सवाल भी 89 नंबर क्लॉज से पूछा है। क्या बोल रहा है, डिस्क्रिशन रिगार्डिंग डिलीवरी अनइंश्योर्ड पोस्टल आइटम नेक्स्ट ऑफ डिसीज डिपेंडेंट ऑन, मृतक व्यक्ति के निकट रिश्तेदार को बिना बीमा वाली डाक वस्तु की डिलीवरी के संबंध में विवेकाधिकार इनके ऊपर निर्भर करता है कि मृतक व्यक्ति को कोई संबोधित आर्टिकल है, उसको डिलीवरी के लिए अगर कोई मूल्यवान नहीं है, कोई बीमाकृत नहीं है, तो उसके किसी नजदीकी को डिलीवर करना है। और इस डिलीवरी के लिए जो अथॉरिटी है, जो अपने विवेक का उपयोग करके करेगा, वो है डिलीवरी कार्यालय का पोस्ट मास्टर। और ये हमने कहाँ पे पढ़ रखा है, रूल नंबर 89 था डाकघर गाइड भाग 1 का। चलिए डाकघर गाइड भाग 1 से क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो क्लॉज नंबर 86 भी कर लेते हैं। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया, कितने बार पूछा गया है, ध्यान रख लीजिएगा। ये PYQ में प्रीवियस क्वेश्चन जो 5-6 साल के हुए हैं, उनमें आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई दे ही देगा। कौन सा क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार द्वारा उसकी ओर से जारी किए गए नियमों और शर्तों को छोड़कर डाक टिकट की बिक्री करना, उसको नष्ट करना, किसी ढंग से कार्यवाही करना निषिद्ध की कैटेगरी में आता है। यह निषेध उन टिकटों की बिक्री पर लागू नहीं होता, जैसे फिलाटेली एजेंसी है, किसी प्राइवेट ऑफिस में बिक्री कर रहे हैं, किसी दुकान में हम टिकट की बिक्री कर रहे हैं, या उपरोक्त सभी जगह में। तो ये आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार के पास ये पूरा अथॉरिटी है कि वही इन सारे टिकट का डिजाइन वगैरह बताता है, उसका निर्माण करता है, मैन्युफैक्चर कराता है। इसके अलावा कहीं भी इस टिकट का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन ये निषिद्ध एक जगह लागू नहीं होगा, वो होगा डाक टिकट संकलन एजेंसी। ठीक है, कुछ एक आध जगह है जहां पर इनका निर्माण हम कर सकते हैं, तो इसको छोड़कर बाकी हर एक जगह में ये निषिद्ध है इसका निर्माण करना, इसको नष्ट करना, या इसको किसी प्रकार से डिजाइन करना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द मिनिमम साइज बिजनेस रिप्लाई एनवलप बिल करस्पॉन्ड टू द मिनिमम साइज ऑफ कवर लेटर ILC प्राइवेट पोस्ट कर पार्सल। 97 नंबर का नियम है डाकघर गाइड भाग 1 का, जो हमें बताता है बिजनेस रिप्लाई सर्विस के बारे में। व्यवसायिक उत्तर लिफाफा का न्यूनतम आकार इसके अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर पूछा है 290, और जो साइज आपका पत्र का होता है उसी साइज के अनुसार जो है इसको हम लेंगे। किसको, बिजनेस रिप्लाई सर्विस के बारे में, बिजनेस रिप्लाई कार्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्लासेस पोस्टल आर्टिकल, कि भाई टोटल जो है डाक लेख की कितनी श्रेणी उपलब्ध है, डाक लेख की कितनी श्रेणियां जो है उपलब्ध है। 6, 8, 10, 12। एज पर गाइड बात करेंगे तो टोटल डाक की 10 कैटेगरी उपलब्ध है। कुछ कैटेगरियां अभी क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन 10 कैटेगरी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गाइड हमारे सिलेबस में है। कुछ कैटेगरी में जैसे सैंपल पैकेट, जैसे प्रिंटेड पेपर, ये बंद हो चुकी हैं। कुछ एक आध सर भी जुड़ भी चुकी हैं। तो कैटेगरी की बात करेंगे तो एज पर गाइड 10 है। जैसे हम बात करें कैटेगरी के, तो कितनी कैटेगरी प्रथम श्रेणी में है और कितनी कैटेगरी जो है वो द्वितीय श्रेणी में है, कितनी कैटेगरी फर्स्ट क्लास में और कितनी कैटेगरी सेकंड क्लास के मेल में आएगी। अच्छा क्वेश्चन है। 97 नंबर का नियम हमें बताता है कि प्रथम श्रेणी की टोटल 3 कैटेगरी थी, जिसमें लेटर, ILC, पोस्ट कार्ड आता था। इनको छोड़कर, किनको छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितना बचा, बुक पैकेट, पीरियोडिकल हो गया, सैंपल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पार्सल हो गया, ठीक है, BLP हो गया, ये सभी सेकंड क्लास की कैटेगरी में आते थे। तो कौन सा विकल्प है, 3 और 7, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 98 नंबर का, द्वितीय श्रेणी के मेल में शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमें 293 में पूछा था।
तो द्वितीय श्रेणी लेटर कार्ड नहीं है क्योंकि ये प्रथम श्रेणी का आर्टिकल होता है। चलिए, फर्स्ट क्लास मेल आर गिवन एयर ट्रांसमिशन फैसिलिटी ऑन पेमेंट एयर सरचार्ज, नो एयर सरचार्ज 2, 3, 5। अब एयर मेल आर्टिकल के बारे में चर्चा करें तो एयर सरचार्ज लगेगा, पहले 50 पर आपको 2 और अगले 50 पर 1, ऐसे करके आपका चार्ज जो है वो लगता है। समझने वाली बात ये हो जाती है कि भाई प्रथम श्रेणी का जो आर्टिकल होता है उस पर हवाई अधिभार फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लेख डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल विल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट? पहला है गैर ज्वलनशील सुरक्षा सिनेमेटोग्राफ फिल्में, नाशवान जैविक नमूना। इसके अलावा लेख जो पूरी तरह पारदर्शी लिफाफे में है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा? तो ऐसे लेख जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होते हैं। हमने आपको बताया था कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट आर्टिकल डाक के माध्यम से नहीं जाता है। चलिए 296 नंबर को देख लेते हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल ट्रीटेड इन सॉर्टिंग एज सेकंड क्लास मेल, फर्स्ट क्लास मेल विथ फ्री एयरलिफ्ट, फर्स्ट क्लास मेल विथ नो फ्री एयरलिफ्ट, नन ऑफ दीज। पंजीकृत समाचार पत्र को सॉर्टिंग के समय हम क्या करते हैं कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को छांटते समय, सॉर्टिंग के समय जो है वो हम फर्स्ट क्लास मेल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन फ्री में उसे एयरलिफ्ट नहीं किया जाता। मतलब एयरलिफ्ट किया जाएगा तो चार्ज लिया जाता है। अगला काफी इंपॉर्टेंट है, 105 नंबर का नियम मैंने आपको आसान भाषा में समझाया हुआ था, उसी से क्वेश्चन पूछा है। If the during transmission by post envelope with open panel is found to be not in conformity with the prescribed condition, it shall be returned to sender. It shall be taxes double the postage to be collected from addressee. It shall be rectified and further transmitted. It shall be destroyed. बताना है कि डाक द्वारा प्रेषण के दौरान खुले पैनल वाला कोई लिफाफा निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं पाया गया। खुला पैनल वाला कहने का मतलब ये आर्टिकल और एक लिफाफा हमने देखा होगा, ये वाला भाग जो है इस पर एड्रेस दिखाई देता है और इस पर कोई इसके ऊपर कवर नहीं होता। तो अगर वो नियम का पालन नहीं करता तो ये क्या हो जाएगा? ये आरटीएस हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन 108 नंबर क्लॉज से क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है? The use of ILC inland letter card addressing communication to foreign country which inland surface rate postage apply is not permissible except कि विदेशी देशों में संचार को संबोधित करने के लिए अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग, जिसके लिए डाक की अंतर्देशीय सतही दर लागू होती है, इसके अलावा दूसरे किसी देश में अनुमति नहीं दिया गया। कुछ अपवाद के कंडीशन जैसे पाकिस्तान और नेपाल हमें गाइड 1 में बताया है। इन देशों पर आईएलसी सरफेस रेट जो भारत में लगता है उसी रेट पर भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 108 से ही पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम एज पर गाइड कर रहे हैं तो आपको ये चीजें याद कर लेनी है कि आखिर गाइड के अनुसार कौन सा करेक्ट हो जाएगा। Inland letter card used for addressing communication to foreign countries except Pakistan and Nepal are treated as। गलती से भी inland letter card को आपने विदेशी देशों में संचार के लिए संबोधित कर दिया, किन देशों को छोड़कर? पाकिस्तान और नेपाल को छोड़कर। तो उस कंडीशन में इस inland letter card को फुल्ली प्रीपेड लेटर कार्ड पहला, दूसरा है अनपेड लेटर कार्ड, तीसरा है अनपेड पेड लेटर, चौथा है इनसफिशिएंटली पेड लेटर कार्ड। कौन सा उत्तर करेक्ट होगा? क्या ट्रीट करेंगे? इनसफिशिएंटली पेड लेटर। अगला सवाल पिक करिएगा। चलिए, साइज ऑफ पोस्ट कार्ड चर्चा किया हुआ है, कितने बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। 110 नंबर नियम से पूछ लिया गया और 110 नंबर का नियम जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, अगला देखो 110 नंबर से क्वेश्चन नंबर 303 है। क्या पूछ रहा है भाई? ऑन द एड्रेस साइड ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर सिंगल पोस्ट कार्ड डिस्प्ले टाइटल पोस्ट कार्ड अनिवार्य नहीं है।
अनिवार्य है, आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक यदि डाकघर की अनुमति के बिना किया गया। क्या सवाल था? सवाल ये था, आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा देता हूं। निजी तौर पर निर्मित एकल पोस्ट कार्ड के पते की तरफ शीर्षक पोस्ट कार्ड का प्रदर्शन अनिवार्य होता है, अनिवार्य नहीं होता है, आपत्तिजनक होता है। कौन सा कंडीशन होगा? अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, एकल पोस्ट कार्ड में ये कंडीशन अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, एकल पोस्ट कार्ड में अनिवार्य नहीं होता। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड डाक शुल्क के साथ 0.25 रुपया पेड है, पोस्ट कार्ड डिलीवरी पर शुल्क लिया जाएगा। चलिए देख लीजिए, प्रीपेड पोस्टल प्लस 0.25 क्या आंसर हो जाएगा? मिनिमम जो चार्ज होता है, मिनिमम किसी भी कंडीशन में वो होता है 1 रुपी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग इज अटैच्ड टू पोस्ट कार्ड। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है कि पोस्ट कार्ड के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, इस कथन में क्या अपवाद है? स्टाम्प इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, a gum label bearing address of addressee, another postcard intended for reply from addressee, all of the above. क्लॉज नंबर 111 है डाकघर गाइड भाग 1 का, जिसमें आपको पूछा गया है कि भाई पोस्ट कार्ड के साथ कुछ भी जुड़ा नहीं होगा, इस कथन में अपवाद है। डाक शुल्क के भुगतान में टिकट, गमयुक्त लेबल, प्राप्तकर्ता का पता होगा, प्राप्तकर्ता से उत्तर हेतु अभिप्रेत एक अन्य पोस्ट कार्ड अटैच किया जा सकता है। धर्म 1325 उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। कंपेटेंट अथॉरिटी टू गिव परमिशन फॉर BRS, बिजनेस रिप्लाई सर्विस एंड एनवलप, बिजनेस रिप्लाई कार्ड लिफाफे की अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी इनमें से हेड ऑफ रीजन, डिवीजन, हेड ऑफ सर्कल, नन ऑफ ईच, कौन सा अधिकारी है? और ये अधिकारी जो है वो आपका हेड ऑफ डिवीजन है। ठीक है, हेड ऑफ डिवीजन जो है ये अधिकारी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, फी फॉर बिजनेस रिप्लाई सर्विस इज टू बी कलेक्टेड इन एडवांस ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में अगर बिजनेस रिप्लाई सर्विस को एक्टिवेट किया जाएगा तो इसके लिए चार्ज 117 नंबर का नियम है। 117 में कुछ और चीजें बताई थी, चार्ज अपडेट हो गया है कितना कि भाई इसका जो चार्ज है वो 200 रुपए का है। ये एक पूरे वित्तीय वर्ष के लिए हो जाता है। 1 क्वार्टर के बाद लेंगे, मतलब पहला क्वार्टर, पहला तिमाही निकल गया, दूसरे तिमाही में जब आप इस सर्विस को एक्टिवेट कराएंगे तो 50-50 रुपए करके डाउन हो जाएगा। जैसे अब 200 था तो अब यदि इसे आप एक्टिवेट कराते हैं जुलाई से सितंबर के बीच में तो ये 150, फिर 3 महीने बाद कराते हैं तो ये 100 में आ जाएगा, फिर 3 महीने बाद कराते हैं तो 50 में आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा था, क्या जवाब हो जाएगा? 150 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक चार्ज लगता है बिजनेस रिप्लाई सर्विस में, हैंडलिंग चार्ज कितना होता है? व्हाट इज हैंडलिंग चार्ज पर आर्टिकल बिजनेस रिप्लाई सर्विस? 0.5, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी। हमें गाइड में बताया है, क्या बताया है कि हैंडलिंग चार्ज जो है 1 रुपए लगता है बिजनेस रिप्लाई सर्विस में। बिजनेस रिप्लाई सर्विस का लाइसेंस हर साल कब नवीनीकृत किया जाता है? 120 नंबर का ये नियम है। 120 नंबर के नियम में हमें बिजनेस रिप्लाई सर्विस के रिन्यूअल के बारे में बताया गया है, और ये रिन्यूअल जो है हर साल मार्च में ही संभव होता है। चलिए 121 नंबर क्लॉज से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से क्या पुस्तक पैकेट के रूप में प्रसारण के लिए निषिद्ध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन एज बुक पैकेट? फर्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन नेचर ऑफ लेटर हैविंग कैरेक्टर ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। क्या निषिद्ध नहीं है? आपको सबसे पहले सवाल को सही तरीके से पढ़ना है, उसके बाद उसको मनन करना है। पहला जो है निषिद्ध की कैटेगरी में आता है। पोस्ट कार्ड, शीर्षक वाला कोई कार्ड निषिद्ध की कैटेगरी में है। पेपर मनी निषिद्ध है। जो निषिद्ध नहीं है मतलब पोस्ट मतलब बुक पैकेट में जो चीजें जा सकती हैं उसमें से बिजनेस, कॉमर्शियल, लीगल डॉक्यूमेंट आते हैं, ये चीजें जा सकती हैं। बी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
ए वाला, बी वाला और सी वाला जो यहाँ पे हमें बताया गया है उसको नहीं भेजा जा सकता। 312 जो है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 180 ग्राम वजन वाले 10 निमंत्रण कार्ड बुक पैकेट के लिए आवश्यक डाक शुल्क। चलिए 180 ग्राम उसका वजन हुआ, टोटल 10 इनविटेशन कार्ड डाले हुए। फ्रेंड्स सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट स्क्रीन पे आ गया। कितना चार्ज है? 13 बिल्कुल सही है। क्या देखा? 50, पहले 50 में 4 रुपए का पोस्टेज, अगला 50, अगला 50 और अगला 50 या उसका भाग। तो देखा तो कितना है? 30 ग्राम है। तो क्या करेंगे? 3 3 3 कितना हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। 10 इनविटेशन कार्ड से मतलब नहीं बल्कि वेट से मतलब। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। चलिए अगला इससे भी इंपॉर्टेंट है, 127 है। 127 नंबर के क्लॉज से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 313 है, What should be done when a book is found in package that exceed prescribed size or weight? जब किसी किताब के पैकेट में निर्धारित आकार या वजन से अधिक मात्रा पाई जाती है तो it shall be RTS, it shall be treated as parcel and charge according, it shall be treated as later and charge according. निर्धारित आकार या निर्धारित वजन से अधिक पाया उसे हम क्या करेंगे? उसे हम आरटीएस कर देंगे। इस पॉइंट को आपने ध्यान रख लेना। रिटर्न टू सेंडर करेंगे, विकल्प नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 120 से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 314 है, निम्नलिखित में से किसे पुस्तक पैकेट के रूप में नहीं भेजा जा सकता? Which of the following cannot be sent as book packet rate? कौन सा नहीं जाएगा भाई? हमने देखा था सम्मन नोटिस, कोर्ट के सम्मन नोटिस और पुलिस की डायरियां जो हैं वो बुक पैकेट के रेट पर नहीं जाती, स्पेशल कैटेगरी है और इस पर स्पेशल आइटम ही जाते हैं। सीधा आपको उत्तर ए देना है। अगला देख लीजिएगा, यदि किसी पुस्तक पैकेट में कुछ भी ऐसा है जो नियमों द्वारा अनुमत नहीं है तो डिलीवरी पर उसे शुल्क लिया जाता है। If a book packet contain anything which is not permitted by rules, it shall be charged on delivery with letter postage, parcel postage, A or B, whichever is less, provided the condition relating thereto are fulfilled, double of A or B, whichever is less. 127 नंबर का नियम है और क्या बोला है कि जो नियम के तहत परमिटेड नहीं है उसको भेजा तो भाई ए और बी में से जो कम होगा उसको ही चार्ज करेंगे, लेकिन सभी प्रकार के कंडीशन को फॉलो करने पर। पत्रिकाओं वाले पुस्तक पैकेट के संबंध में डाक की विशेष दरें तब लागू होगी यदि पत्रिका निम्नलिखित के साथ रजिस्टर्ड है। 316 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेशल रेट of postage in respect book packet containing periodical will be applicable if the periodical is registered with the following: रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। किसके साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? भारत में समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के साथ, डाकघर के अधीक्षक, दोनों इनमें से कोई नहीं। हमने क्या देखा था कि इसका रजिस्ट्रेशन भारत के समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के यहां करवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, our sample packet being 80 grams with a postage 4 rupee prepaid is charged on delivery 634, none of each. What is the right answer? 4 रुपए के प्रीपेड डाक शुल्क के साथ 80 ग्राम वजन वाले एक नमूना पैकेट पर डिलीवरी के कंडीशन में कितना चार्ज लिया जाएगा? हमने देखा था 50 पर 4 है, 50 पर 3 है। अगर इनसफिशिएंटली पेड है डबल चार्ज करेंगे कमी का, देन 3 का डबल जो 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है, अनपेड पैटर्न इन सैंपल पैकेट आर चार्ज विथ अमाउंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन इट, डबल द पोस्टेज, पार्सल पोस्टेज, बुक पैकेट पोस्टेज। व्हाट इज राइट आंसर फ्रेंड? अवैतनिक पैटर्न नमूना पैकेट पर चार्ज हम कितना चार्ज करेंगे? डबल द पोस्टेज ड्यू, जितना बकाया होगा उसका दुगुना ही चार्ज करेंगे। एक सवाल है, पैटर्न इन सैंपल पैकेट में नॉट कंटेन सैंपल ऑफ सीड्स, ड्रग्स, मेडिसिन, ऑल ऑफ द अबव। 131 है,
पैटर्न और नमूना पैकेट में निम्नलिखित शामिल नहीं हो सकता है। क्या शामिल नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिक्री योग्य कोई भी वस्तुएं पैटर्न और सैंपल पैकेट में नहीं जाती। फिलहाल में सर्विस डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि गाइड हमारे सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, पढ़ना जो है जरूरी है। तो बिक्री योग्य वस्तुएं सैंपल पैकेट में नहीं जाती थी, इस बात को आपने ध्यान रखना है। कितना वजन था भाई अधिकतम? 5 kg, 2 kg, 10 kg, 20 kg। 320 नंबर का है। What is the maximum weight a pattern in sample packet? Not more than 5 kg, 2 kg, 10 kg, 20 kg। राइट आंसर क्या है? 2 kg हो जाएगा। नंबर बी करेक्ट है। What are the fees exempted for blind literature packet? Postage, registration, fee for acknowledgement, fee for attested copy of receipt, all of the above। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए कितनी फीस में छूट दी गई है? तो भाई सभी जो ऑप्शन में बताए गए सभी से बीएलपी को छूट दिया गया। स्पेशल कैटेगरी का आर्टिकल होता है। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए डाक शुल्क की दर कितनी होती है? एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ पोस्टेज 100 पर 1 रुपया, 4 रुपी 50 ग्राम पर, 3 रुपी नेक्स्ट 50 ग्राम या उसके पार्ट के लिए, नन ऑफ दीज। व्हाट इज राइट आंसर फ्रेंड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ पोस्टेज। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, हमने कितने बार इस क्वेश्चन के बारे में कवर किया हुआ है। न्यूज़पेपर शुड बी पब्लिश एट इंटरवल नॉट मोर देन 137:31। 139 नंबर का नियम बताता है कि समाचार पत्र को अधिक से अधिक कितने डेज से अधिक के अंतराल इंटरवल में प्रकाशित नहीं किया जा सकता, मतलब इसके अंदर ही प्रकाशित करना है। एज पर गाइड जो है 31 डे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। इसके बारे में एक और रूलिंग आया था जहां पे 7 दिन कर दिया गया, लेकिन आपको 31 ही ध्यान रखना है क्योंकि ये गाइड में आपके दिया गया है। फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट विल बी ओनली बाय सरफेस एयरलिफ्ट रूट, एयर ऑल रूट। अनसाइड पैकेट को निःशुल्क प्रसारण केवल इनके द्वारा ही दिया जाता है। इनके द्वारा कि यदि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को आप भेज रहे हैं तो फ्री में ट्रांसमिशन केवल सतही डाक से दिया जाता है। मैंने लिख दिया है, इस बात को याद करिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बीएलपी का अधिकतम सीमा 1, 2, 3 नहीं बल्कि 50 से 60 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेहद आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है 7 kg हो जाएगा। व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट? ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट नियमों का उल्लंघन करता है, अब क्या उसमें पनिशमेंट है? पेनाल्टी कैन नॉट बी इम्पोज, चार्ज ऑन डिलीवरी विथ लेटर पार्सल पोस्टेज विच एवर मे बी लेस, चार्ज ऑन डिलीवरी, ऑर्डिनरी बुक पैकेट रेट, पोस्ट, नन ऑफ दीज। 138 है पोस्ट ऑफिस गाइड 1 का। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। ब्रीच ऑफ कंडीशन बीएलपी का, देन क्या करेंगे? पत्र या पार्सल के साथ जो भी कम होगा उसको हम चार्ज करेंगे। ये हमें क्या कौन सा नियम बताता है? 138 138 नंबर का नियम हमें ये बताता है। ठीक है, चलिए 327 नंबर का सवाल है। एक पंजीकृत समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन दाता के लिए मुद्रित विज्ञापन पत्रक उसके साथ वितरण के लिए समाचार पत्र के प्रकाशक को भेजा गया है, इस प्रकार माना जाता है। A registered newspaper in which an advertisement sheet printed for an advertiser and sent publisher of newspaper for delivery with it enclosed। क्या आपने क्या कर दिया? विज्ञापन जो है वो उस पर डाल दिया। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि इसे हम बुक पैकेट ट्रीट करेंगे। विज्ञापन आपने डाल दिया है, देन जो है अब हम बुक पैकेट ट्रीट करेंगे। हमने नियम जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि क्या चीजें रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में जाएंगी, क्या चीजें नहीं जाएंगी। चलिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टल रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर? कि आखिर रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन का महत्व क्या होता है? न्यूज़पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन का महत्व डाक की रियायती दरों का लाभ उठाने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए डाक शुल्क का भुगतान करने में छूट के लिए, त्वरित प्रसारण का आदेश के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका उद्देश्य है? भाई उद्देश्य है कि जो आपको कंसेशनल रेट मिल रहा है वो मिल सके, इसीलिए रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य हमें ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। किसी पंजीकृत समाचार पत्र के
पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित में से ये संलग्न होना जरूरी है। आवेदन तो आप देंगे, आवेदन के साथ 1 कॉपी लेटेस्ट इशू ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के नवीनतम अंक की 1 प्रति, 2 प्रति, 3 प्रति, या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज राइट आंसर फ्रेंड? क्लॉज 140 है, बोला है कि कम से कम 2 कॉपी वर्तमान की लगी होनी चाहिए किसी भी आवेदन में जब आप उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दे रहे हैं। अगला है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स बियर इन प्रिंट वर्ड रजिस्टर्ड फॉलोड बाय रजिस्ट्रेशन नंबर एनी इट्स पेज, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, फर्स्ट और लास्ट पेज। 140 नंबर का नियम है। क्लॉज नंबर 140 हमें बताता है कि एक पंजीकृत समाचार पत्र में शब्द पंजीकृत यहां पर लिखा होना चाहिए। कहां पर लिखा होना चाहिए? उत्तर बिल्कुल सही है, फर्स्ट या लास्ट पेज में लिखा होना चाहिए। कहां पर देखा? 140 में देखा। यदि डाकघर अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट पंजीकृत समाचार पत्र की पोस्टिंग की तारीख में कोई बदलाव वांछित है तो संबंधित पोस्टमास्टर की इसकी सूचना दी जानी चाहिए। पोस्टिंग की तारीख में कोई बदलाव किया जाता है तो पोस्टमास्टर को 1, 2, 3 या 1 सप्ताह कितने दिवस के भीतर इसकी सूचना जो है दी जानी चाहिए। और ये रूल है 140 का। 140 में हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि 3 दिवस के भीतर इसकी सूचना दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी पंजीकृत समाचार पत्र की पोस्टिंग की तारीख में बदलाव 3 दिन की नोटिस की आवश्यकता को किसके द्वारा माफ किया जा सकता है? कि भाई 3 दिन के अंदर यदि सूचना नहीं दिया तो इस चीज को वो डिक्लाइन कर सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। और ये पावर पोस्टमास्टर, एसपीओज, पोस्टमास्टर जनरल, नन ऑफ द अबव किसके पास है? और ये पावर जो है तो पोस्टमास्टर के पास ना पीएमजी के पास बल्कि एसपीओज के पास है। किसके पास है भाई? एसपीओज के पास है। और ये बात आपको नोट करके रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डेज a date is specified for posting registered newspaper can be altered only with the period authority of postmaster, superintendent PO, postmaster general, none of the above। किसी पंजीकृत समाचार पत्र को पोस्ट करने के लिए निर्दिष्ट दिनों या तारीखों की संख्या को केवल पूर्व अधिकार से ही बदला जा सकता है। किसके पूर्व अधिकार से? अधीक्षक डाकघर, पोस्टमास्टर जनरल, पोस्टमास्टर डाकघर। एसपीओज के अधिकार से? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंजीकृत समाचार पत्रों का नवीकरण नियत तिथि के भीतर करते हैं तो उसके लिए चार्ज। व्हाट इज द फी फॉर रिन्यूअल रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इफ डन विद इन द ड्यू डेट? निःशुल्क, 10 रुपी, 50 रुपी, ऑफ द अबव। निर्धारित टाइम के भीतर करेंगे तो ये निःशुल्क रहता है। विकल्प नंबर ए ही करेक्ट है। चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन आया, पंजीकरण की वैधता अवधि के बाद आवेदन मिला तो समाचार पत्र के पंजीकरण के नवीकरण के लिए चार्ज फ्री है, 500, 100 रुपी, एंड ऑफ द अबव। व्हाट इज लेट फी रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर if the application is received after validity period of registration? Free, 500, 100, none of the above। कितना चार्ज लगेगा भाई? 100 रुपी का चार्ज लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि समाचार पत्र का पिछला पंजीकरण के नवीकरण से पहले समाप्त हो जाता है तो समाचार पत्र को प्रीपेड किया जाएगा। लेटर पोस्टेज रेट, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक रेट, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल रेट। व्हाट इज राइट आंसर फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 336 है, बोला है यदि समाचार पत्र का पिछला पंजीकरण के नवीकरण से पहले समाप्त हो गया देन समाचार पत्र को हम क्या ट्रीट करेंगे? कि भाई उसका नवीकरण तो रिन्यूअल जो है आप टाइम से नहीं कराया तो बुक पैकेट ही ट्रीट करेंगे ना। समझ में आपको आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिन स्थानों पर पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध होती है वहां पर पंजीकृत समाचार पत्र के पैकेट जो है
वो तो पोस्ट बॉक्स, द विंडो ऑफ पीओ, आइदर ए और बी, ऑल ऑफ द अबव. In a place where post box system is in force, packet of registered newspaper will be delivered to a post box, window of PO, either A और B, उपरोक्त में सभी. क्या कंडीशन है भाई? जहां पर पोस्ट बॉक्स सिस्टम लागू होगा तो ये इसकी डिलीवरी जो है पोस्ट बॉक्स के माध्यम से की जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. इन ऑर्डर टू हैव फैसिलिटी पोस्टिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विदाउट प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज, बिना किसी डाक भार के भुगतान के आपको ये सुविधा लेना है तो मिनिमम कॉपी 500, 1000, मोर देन 500, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव. व्हाट इज राइट आंसर? In order to have facility posting registered newspaper without prepayment of postage, what is minimum number of copy required at a time? कितना जरूरत पड़ेगा? मोर देन 500. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमने देखा है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के नियम में. ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड ऑन द डे ऑफ द स्टाम्प रिलीज? स्टाम्प, स्पेशल कवर, फर्स्ट डे कवर, इंफॉर्मेशन सीट. निम्नलिखित में से कौन सा स्टाम्प विमोचन के दिन से संबंधित नहीं है? स्टाम्प, स्पेशल कवर, फर्स्ट डे कवर, इंफॉर्मेशन सीट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड ऑन द डे स्टाम्प रिलीज? कौन सा उत्तर हो जाएगा? स्पेशल कवर जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है. ठीक है, स्टाम्प विमोचन के दिन से संबंधित नहीं है. विकल्प नंबर आपका बी जो है करेक्ट होगा. बाकी सब जो है वो रिलेट करते हैं. Amount of postage due on registered newspaper without prepayment of postage will be adjusted. Fifth, once a month on 5th, twice a month on 5th and 20, महीने में 2 बार, जैसे कि twice a month 16th and first of month, first of every month. जब हम डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना आरएनपी को पोस्ट कर रहे हैं तो डाक शुल्क संयोजित किया जाता है. महीने में 2 बार संयोजित करेंगे. एक तो आप 16 तारीख को और अगला जो है वो 1 तारीख को संयोजित करते हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है. चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा. अगला क्वेश्चन है 341 नंबर का और ये पूछ रहा है आपसे, डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना पोस्ट करने की अनुमति देने वाले समाचार पत्र के लाइसेंसी के लिए बिलों में दर्शाई गई डाक की राशि का भुगतान इतने दिवस के भीतर करना ही पड़ता है. द लाइसेंसी ऑफ न्यूज़पेपर परमिटेड टू पोस्ट विदाउट पीरियड पेमेंट ऑफ पोस्टेज रिक्वायर्ड टू पे द पोस्टेज द अमाउंट ऑफ पोस्टेज सो इन अ बिल विद इन 7, 10, 15, 1. कौन सा विकल्प सही होगा? कि जब आपको बिल जनरेट करके दिया जाएगा आपके पास 7 दिन का समय होगा और इस 7 दिवस में आपको इसका पेमेंट जो है करना पड़ेगा. जब आपने प्री पेमेंट विदाउट प्री पेमेंट जो है आपको पोस्ट करने का अनुमति दिया है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है. सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई. रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का काफी बड़ा नियम दिया हुआ है, बहुत सारे क्लॉज हैं, 4 से 5 क्लॉज में ये खत्म होता है. तो इसके सारे नियम इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी काफी क्रिएट होता है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको करना है. Who is competent authority to issue valid license for posting registered newspaper without prepayment of postage? विदाउट प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए लाइसेंस कौन जारी करेगा? प्रिंसिपल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, या फिर आरएमएस के अधीक्षक, हेड पोस्ट मास्टर, नन ऑफ दीज. कौन जारी करता है लाइसेंस डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना आरएनपी को पोस्ट करने के लिए? और ये अथॉरिटी जो है वो है आपका या तो प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हो जाएगा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हो सकता है, या पोस्ट मास्टर जनरल हो सकता है. ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू पोस्ट अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विदाउट प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज, द न्यूज़पेपर टू डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू पोस्टेज 15 डे, or posted for 1 month, or posted for 3 month, none of these. कि जब आप इस सुविधा को लेते हैं तो आपको जो है
जमानत के रूप में इतने दिन का राशि एडवांस में जमा करना पड़ता है। मतलब बिना आप डाक भार के भुगतान की जब पोस्ट करने की सुविधा लेते हैं तो कम से कम 1 महीने का जितना पोस्टेज बनता है एक कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि 1 महीने का पूरा पोस्टेज जो है आपको जमा करना पड़ता है पहले से जमानत के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है 145 नंबर नियम से। बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी रजिस्टर न्यूज़पेपर के खत्म कर लिए। फ्रेंड्स अगला है, व्हाट आर द आइटम दैट कैन बी सेंट बाय पार्सल अदर देन लेटर, एनीथिंग एक्सपेक्टेड, आर्टिकल ट्रांसमिशन विच इज प्रोहिबिटेड, एनीथिंग नन ऑफ दीज। कौन सा वस्तु पार्सल में जा सकता है? पहला है पत्र के अलावा अन्य कोई आइटम, उस लेख को छोड़कर कुछ भी जिसका प्रसारण निषिद्ध है, कोई भी चीज इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जा सकता है? तो एनीथिंग एक्सेप्ट आर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड, कि ऐसा लेख जिस पर कोई निषिद्ध लगाया गया है, जो निषिद्ध है उसको छोड़कर सभी प्रकार के लेख। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द कम्युनिकेशन हेल्ड टू बी इनएडमिसिबल इन अ पार्सल? मोर देन 1 पर्सनल कम्युनिकेशन, more than 5 communication, more than 10 communication, none of these। पार्सल में किन संचार को अस्वीकार माना जाता है? आपको एक चीज पता होगा, पार्सल में हमने बताया कि एक ही कम्युनिकेशन आप डाल सकते हैं, एक से अधिक व्यक्तिगत संचार डालने का अनुमति नहीं दिया गया है। अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए लेटर का दुगुना चार्ज किया जाता है डिलीवरी के समय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि ट्रांसमिशन के दौरान पार्सल में अस्वीकार संचार होने का संदेह हुआ तो हम क्या कार्यवाही करेंगे? पहली कार्यवाही है आरटीएस की। पहली कार्यवाही किसकी है? आरटीएस की। ठीक है, दूसरा जो कार्यवाही है, दूसरा विकल्प देखिएगा, दूसरा विकल्प क्या लिखा हुआ है? फॉरवर्डेड टू डेस्टिनेशन मार्क फॉर ओपन डिलीवरी, कि ओपन डिलीवरी के लिए चिन्हित गंतव्य पर अग्रेसित करेंगे। यदि अनुमति के अलावा कोई भी कम्युनिकेशन पाया गया तो पत्र डाक का दुगना चार्ज लेंगे। दूसरा कंडीशन, भाई दूसरा तो मुझे नियम के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है। क्या करेंगे? मार्क करेंगे ओपन डिलीवरी और उसे भेजेंगे, और फिर अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब एक से ज्यादा उस पर कम्युनिकेशन मिले, तो देन क्या करेंगे भाई? डबल द लेटर पोस्ट लेंगे। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पार्सल प्राप्तकर्ता को डाकघर आने, अपने पार्सल की खुली डिलीवरी लेने के लिए कहा जाने पर अगर वो डाकघर में उपस्थित नहीं होता, an intimation will be sent to him, the parcel will be given, postman for giving its open delivery, parcel will be RTS, parcel will be sent RLO। 347 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है, और जवाब जो है वो आरटीएस हो जाएगा। ठीक है, कोई इंटीमेशन दिया, इंटीमेशन के बाद भी वो कलेक्शन नहीं लेता, तो देन अब कोई भी इंटीमेशन जारी नहीं होगा और डायरेक्टली जो है उसे हम आरटीएस कर देंगे। अपंजीकृत पार्सल का वजन 146 नंबर क्लॉज के अनुसार बताना है, 5, 10, 6, 4। यूआर पार्सल का मैक्सिमम वेट जो है वो 4 kg होगा। पहले भी कितने बार इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया है मैंने, तो नंबर डी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 349 है, पीओस के लिए पार्सल की सीमा, चाहे बुक करना हो चाहे उस पर उसको संबोधित करना हो या उस पर संबोधित करना हो, 146 में ही बताया है वेट है यूआर का, बीओ के लिए और एसओ और एचओ के लिए। तो एसओ और एचओ के लिए तो हमने अपडेट देखा था 35 kg का था, बीओ के लिए आपको ध्यान रख लेना है कि 10 kg है। ठीक है, ये सब गाइड में हमें 146 नंबर क्लॉज में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, रजिस्टर्ड पार्सल का मैक्सिमम वेट एज पर गाइड बता दीजिए ना, एज पर गाइड, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्सल जो है अब गाइड में ही देखने को मिलेगा। इसको हमने क्या बोल दिया है? इसको हमने बोल दिया है इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल, है ना, और उसका वजन 20 से बढ़ाकर 35 कर दिया गया है। और ये सारी चीजें जो है हमने पी रूल्स में देखी थी। ठीक है, आज के लिए इतने करेंगे। खूब सारा मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए,
पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की ताकत काफी है, और ये आपको बताएगी जब आपका परिणाम आपके सामने होगा। कहने का मतलब जीडीएस से आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, परमानेंट हो जाएंगे। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।